तो दोस्तों चलिए आज शुरू करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सेट नंबर 6। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी तक मैंने आपको एनसीईआरटी से 5 सेट प्रोवाइड करा दिया है। ये छठा सेट चल रहा है। प्रत्येक सेट में 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दोस्त आज भी 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका सेट में 6 में डाला हुआ है। तो दोस्त शुरू से अंत तक के वीडियो देखिएगा, छोड़ के बीच में मत जाइएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, देखने के बाद जो है जज कर लेते हैं, अरे ये तो ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है। दोस्त क्वेश्चन जो होता है 7, 8 या 10 क्वेश्चन के बाद जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला होता है। आप 2-4 क्वेश्चन ही देख करके बीच में से ही छोड़ के चले जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, जान लीजिए, क्योंकि आप पूरा वीडियो देखते नहीं है, पूरा क्वेश्चन आप देखते नहीं है और जज कर नहीं पाते हैं। तो दोस्त इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप शुरू से अंत तक के देखिए। इतनी मेहनत हम क्यों कर रहे हैं दोस्त? आपके लिए कर रहे हैं, और आप ही क्या करते हो, बीच में से छोड़ के चले जाते हो। ये गलत है, क्योंकि अगर तैयारी कर रहे हो दोस्त तो मन से करो तैयारी, आधा अधूरा मत करो तैयारी, किसी को धोखा मत दो, ठीक है। इसलिए दोस्त क्या करते हैं कि आपको बता रहे हैं कि जो लोग सच में और मन से रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और टेक्नीशियन या एलपी में जॉब पाना चाह रहे हैं दोस्त, वो कहीं से भी उसको अगर बेनिफिट होने वाला होगा वीडियो, वो पूरा देखेगा वहां से या कहीं से भी। क्योंकि दोस्त हम आपसे पैसे तो लेते नहीं है, पैसे लेते नहीं है, आपको फ्री में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। कहीं जाइएगा आपको पैसे देकर के परचेज करना पड़ेगा, फिर आपको जो पढ़ाया जाएगा। लेकिन आप लोग इस बात को समझते नहीं है। चलिए कोई नहीं, जो लोग समझते हैं वो तो देखते ही है, जो लोग नहीं समझते मैं उनको बता देता हूं। चलिए खैर कोई बात नहीं है। चलिए सेट से हम क्या करते हैं कि छठा सेट है, 20 क्वेश्चन डाला हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा। और दूसरी नंबर बात, जो लोग अभी तक टेस्ट नहीं दिए हैं जाकर के टेस्ट दे लीजिए, क्योंकि आज ही भर तक लिंक एक्टिव है। उसके बाद लिंक को डीएक्टिव करके एक नया लिंक आपको दे दिया जाएगा। जो लोग रेगुलर टेस्ट देते हैं वो लोग तो दे दिए हैं, हम जाकर के स्कोर कार्ड देख लिए हैं, वो लोग दे दिए हैं। लेकिन जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूं कि दोस्त आप भी टेस्ट दे लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। और अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का टोटल अगर पीडीएफ चाहिए जितना पढ़ा रहे हैं, तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा कहां, तो नीचे देखिएगा मोर लिखा होगा, मोर पे दबाइएगा बटन को, उसके बाद सारा खुल जाएगा, उसमें सारा डिटेल्स रखा हुआ है। फिजिक्स पढ़ाए उसका भी प्ले लिस्ट है, पीडीएफ का भी लिंक दिया हुआ है, वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उसके बाद केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, सब कुछ का लिंक दिया हुआ है। एक बार जाकर के आप चेक आउट कर लीजिए, कम से कम पता लग जाएगा, ठीक है। चलिए, और अगर आपको लगेगा कि नहीं चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, तो दोस्त चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कर ही लीजिए, क्योंकि आपके लिए काफी बेनिफिट होने वाला है, इसलिए हम आपको बता दें। चलिए उसके बाद आपको हम बता देते हैं कि अब शुरू कर लेते हैं इसका क्या क्वेश्चन नंबर जो 20 इसमें डाले हुए हैं सेट में, उसको शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस भाग में पसीने का ग्रंथि जो होता है अनुपस्थित होता है, मतलब पसीने का ग्रंथि नहीं होता है, किस भाग में नहीं होता है, ये इसमें पूछा जा रहा है। पहला देख लीजिए, पहला कहता है कि खोपड़ी में, क्या इसमें नहीं होता है, या बगल में, या तो कहीं भी खोपड़ी उपड़ी के बगल में। उसके बाद तीसरा कह रहा है कि होठ में, या चौथा इसमें कह रहा है आपको हथेली में। दोस्त कहां पे पसीना नहीं आता है, कहां पे पसीना की ग्रंथि नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। आपका ऑप्शन जो होगा ये 3rd नंबर में ऑप्शन करेक्ट होगा कि होठ पे। होठ पे दोस्त कभी भी पसीना नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। आप नोटिस भी किए होइएगा, या कभी नोटिस नहीं किए हैं तो नोटिस कर लीजिएगा। गर्मी का सीजन चल रहा है, पसीना आपको होठ पे कभी नहीं आएगा, क्योंकि होठ पे क्या होता है ना दोस्त कि पसीने की ग्रंथि नहीं होता है, ठीक है। तो ये 3rd नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि एक ऊंचे पेड़ में, क्या है कि एक बहुत ऊंचा पेड़ है, उसमें क्या है कि मिट्टी से पानी और खनिज को खींचने के लिए कौन बल जो है जिम्मेदार है इसमें, ठीक है। तो पौधे होते हैं, जड़ से क्या होता है, खनिज लवण जो पूरे पौधे के ऊपर तक के पहुंचा दिया जाता है, तो वो किस बल के कारण जाता है। देखिए ले जाने वाला संवहन उत्तक होता है। संवहन उत्तक आपको हम बता देते हैं कि 2 तरह का होता है, एक तो जाइलम होता है, एक तो फ्लोएम होता है। जान लीजिए, जाइलम क्या करता है, जल से खनिज लवण ले जाने का ऊपर काम करता है, लेकिन किस बल के कारण ले जाता है यही इसमें पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। जाइलम का काम होता है जल खनिज लवण को पौधे के पूरे भाग में पहुंचाने का, लेकिन किस बल के कारण ले जा रहा है यही इसमें पूछा जा रहा है। पहला देख लीजिए, पहला आपको ऑप्शन कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल से, दूसरा नंबर कह रहा है कि परिवहन बल से, तीसरा नंबर कह रहा है कि चूषण बल से, चौथा इसमें कह रहा है आपको क्या कि चालन बल से। दोस्त किस बल से जाइलम जो है जल को खनिज लवण को जड़ से पूरे पौधे तक के ले जाने का काम करता है,
कौन से बल से? ध्यान रखिएगा, आपको हम ऑप्शन बता देते हैं। यह थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, चूसन बल से। वह क्या करता है कि धरती से खनिज लवण को चूसता है और ऊपर ले जाने का काम करता है जाइलम जो होता है सो, ठीक है। और फ्लोएम का काम क्या होता है दोस्त? फ्लोएम का काम होता है खाना, पत्ती जो भी खाना बनाती है प्रकाश संश्लेषण के थ्रू, वहां से क्या करता है कि फ्लोएम पौधे के प्रत्येक भाग में खाद्य पदार्थ खाना को पहुंचाने का काम करती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, संवहन दो तरह का, जाइलम और फ्लोएम। काम बता दिए आपको, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया कि मछली जैसे जलीय जानवर, मछली जैसे जलीय जानवर अपने अपशिष्ट को जो है गैसीय रूप में उत्सर्जित करती है, तो वह किस गैस के रूप में उत्सर्जित करती है यह बताना है। मछली जैसे जलीय जीव जो होते हैं सो, ठीक है। हम लोग भी है, सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन कहीं और से भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पता है ना, पीछे से ब्राम से निकाल देते हैं, तो वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। तो उत्सर्जित हम लोग भी करते हैं, लेकिन जलीय जीव की बात यहाँ पे कर रहा है। तो मछली जैसे जलीय जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ को किस गैस के रूप में उत्सर्जित करते हैं, यही पूछा जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पहला कहता है कि ऑक्सीजन के रूप में उत्सर्जित करते हैं, दूसरा हाइड्रोजन के रूप में, तीसरा नंबर आपको कह रहा है कि अमोनिया के रूप में, या चौथा आपको कह रहा है नाइट्रोजन के रूप में। दोस्त किसके रूप में उत्सर्जित करता है? ध्यान रखिए, हम आपको बता देते हैं कि मछली जैसे जितने भी जलीय जीव होते हैं वो अगर गैसीय रूप में उत्सर्जित करते हैं तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन होगा, अमोनिया। अमोनिया के रूप में क्या करते हैं? गैसों को उत्सर्जित करते हैं। अब थोड़ा सा समझ लीजिए इसके बारे में। सिर्फ मछली की ही बात नहीं कर रहे हैं दोस्त, जल में रहने वाले जितने भी जीव होते हैं, जैसे आपको बता देते हैं, मछली तो आपको हो ही गया, हाइड्रा भी होता है, जोक होता है, मगरमच्छ होता है, मेढक होता है, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो समुद्र में, जल में, मतलब पानी में रहते हैं। वो सभी क्या करते हैं कि अमोनिया गैस का उत्सर्जन करते हैं। ध्यान रखिएगा, अमोनिया गैस को उत्सर्जन करने के वजह से इसको अमोनोलेटिक जानवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमोनोलेटिक। इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये पूछा जाता है, या कभी कभी आपको ये पूछ देगा कि किस जीव को अमोनोलेटिज्म कहा जाता है, अमोनोलेटिज्म कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितने भी जल में रहते हैं, जो भी अमोनिया उत्सर्जित करता है, ठीक है, जल में रहने वाले सभी अमोनिया ही उत्सर्जित करते हैं, उसको अमोनोलेटिज्म कहा जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और पूछे जाने की संभावना तो दोस्त एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि रक्त और उत्तकों के बीच पोषक तत्व का अवशोषण और शोषण, गैसों का आदान प्रदान होता है, तो ये इसमें से किसमें होता है, यही इसमें बताना है। पोषक तत्व का अवशोषण और शोषण में गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है, यही बताना है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर पहला आपको क्या कह रहा है कि सिराओं में होता है, दूसरा नंबर कह रहा है कि नहीं धमनियों में होता है, या तीसरा नंबर कह रहा है कि हृदय में होता है, और चौथा नंबर क्या कह रहा है दोस्त, देख लीजिए। चौथा नंबर आपको कह रहा है इसमें कि केशिकाओं में होता है, ठीक है। तो होता किसमें है, यही हमको इसमें बताना है। तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं कि दोस्त ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, केशिकाओं में। किसमें होता है? केशिकाओं में होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया कि वे पाइप की तरह होते हैं। क्या होते हैं? वे पाइप की तरह होते हैं जिनमें विशेष कोशिका का एक समूह होता है, ठीक है। वे पदार्थों का परिवहन करते हैं और पौधे में दो तरफा यातायात बनाते हैं। यातायात मतलब रास्ता बनाते हैं आने जाने के लिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है ऊपर जितने भी बात हम बोले हैं उसको वर्णित करता है, ठीक है। किसके लिए है ये? तो पहला देख लीजिए। पहला कहता है कि यह जाइलम के लिए है, दूसरा कहता है कि संवहन उत्तक के लिए है, तीसरा नंबर कह रहा है कि जड़ के बल के लिए है, या चौथा नंबर कह रहा है कि फ्लोएम के लिए। दोस्त किसके लिए है? ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए इस चीज को। हम आपको बताते हैं ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन बताते हैं, फिर आपको समझाते हैं। देखिए आपको बताते हैं, जो पाइप की तरह होती है, कोशिकाओं का एक समूह होता है जो क्या करता है कि दो तरफा जो है पौधे में परिवहन करने का काम करता है, यातायात करता है, वो होता है, सिर्फ होता है फ्लोएम होता है, ठीक है। फ्लोएम मेरा करेक्ट आंसर होगा। वो भोज्य पदार्थ को ले जाता है और दोनों तरफ करता है, मतलब पत्ती में जो खाना बनता है तो उसको ऊपर भी पहुंचाने का काम करता है और जड़ तक भी पहुंचाने का काम करता है। फ्लोएम ही सिर्फ करता है, ऊपर और नीचे, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हम जाइलम की बात कर ले तो दोस्त जाइलम क्या करता है कि जड़ से खनिज लवण लेकर के सिर्फ ऊपर पहुंचाने का काम करता है, नीचे नहीं, क्योंकि नीचे से तो यह खनिज लवण लेता ही है, ऊपर सिर्फ पहुंचाने का काम करता है, नीचे नहीं। तो यह एक तरफा करता है।
ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक तरफा काम कौन करता है। तो ध्यान रखिएगा, एक ही यातायात बनाने का काम सिर्फ जाइलम करता है। जाइलम एक ही डायरेक्शन में जाता है, वो नीचे नहीं आता है। लेकिन फ्लोएम जो है पत्तियों से खाना लेकर के ऊपर भी पहुंचाता है और जड़ तक भी पहुंचाता है, दोनों तरफ का रास्ता बनाता है। और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है दोस्त, समझिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऐसे ही नहीं मतलब कि फेमस होता है, यहां ऐसे ही नहीं पढ़े जाते हैं, पढ़ना जरूरी है। चलिए अगला देख लीजिए क्वेश्चन दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि पेशी नली किसके माध्यम से संग्रहित मूत्र शरीर से बाहर निकाला जाता है। जी हाँ, और उसे क्या कहते हैं? मूत्र जो निकलता है, शरीर से बाहर निकलता है, वो उसे क्या कहते हैं? संग्रहित मूत्र जो शरीर के अंदर रहता है, किसके माध्यम से निकलता है? जिस माध्यम से निकलता है उसे क्या कहते हैं? पहला कह रहा है कि वृक्क कहते हैं, या दूसरा नंबर आपको क्या कह रहा है कि मूत्र वाहिनी कहते हैं, या तीसरा नंबर दोस्त कह रहा है कि मूत्र मार्ग कहते हैं, या चौथा नंबर आपको कहता है कि मूत्राशय कहते हैं। दोस्त कहते हैं एक ही से। तो शरीर में जो मूत्र स्टोरेज होता है जिस मार्ग से निकलता है उसे दोस्त मूत्र मार्ग कहते हैं। तो ये मेरा थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि पौधे का कौन सा भाग लैंगिक प्रजनन में क्या करता है कि भाग लेता है। कौन कौन दे दिया है? फूल दे दिया है, बीज दे दिया है, और फल दे दिया है, और शाखा दे दिया है। तो लैंगिक प्रजनन में भाग लेता कौन कौन है, यही इसमें क्या करना है कि जोड़ा लगा करके इसमें से करेक्ट आंसर चुन लेना है। तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं कि लैंगिक प्रजनन में जो भाग लेता है, पहला जान लीजिए कि फूल भी भाग लेता है, बीज भी लेता है, और आपका फल भी लेता है, लेकिन शाखा नहीं लेता है। मतलब कि 1, 2 और 3 तीनों होगा। तो 1 और 2, 3 किस ऑप्शन में है देख लीजिए, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन में है, सेकेंड नंबर। तो ये मेरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, सेकेंड नंबर। अब समझ लीजिए कि कैसे भाग लेता है। ध्यान रखिए, जब लैंगिक प्रजनन होता है तो फूल होते हैं, फूल के बाद आपका क्या बनता है? फूल जब थोड़ा सा विकसित होता है तो वो फल में कन्वर्ट हो जाता है। फल जब सूखने लगती है या फल जब बड़ी हो जाती है तो उसके अंदर बीज बनता है। फिर उसके बाद बीज जब बाहर निकलती है फिर वो पौधे का निर्माण करती है। तो इस तरह से क्या होता है कि लैंगिक प्रजनन में भाग जो लेते हैं, यही 3 है जो लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्त, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि लीला ने देखा कि एक सप्ते बाद, एक सप्ते के भीतर कह रहा है ना, एक सप्ते के भीतर, ठीक है, पानी के क्या है, पानी वाला एक तालाब था उसके आसपास में। एक सप्ते के भीतर शैवाल ने क्या किया कि पूरे तालाब को भर दिया। तो शैवाल जो था किस विधि से प्रजनन किया कि वह पूरे तालाब को एक सप्ते में ही क्या किया कि भर दिया, किस विधि से? यही इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, आपको बताना है इसमें। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर पहला क्या कह रहा है इसमें कि कलिकायन विधि से प्रजनन किया होगा शैवाल, इसलिए पूरे जो है तालाब को ढक दिया होगा प्रजनन करके। या दूसरा नंबर कह रहा है कि लैंगिक प्रजनन। तीसरा नंबर आपको कह रहा है विखंडन प्रजनन। चौथा कहता है कि परागकण। किसके माध्यम से वो प्रजनन करेगा जो पूरे तालाब को ढक देगा एक ही सप्ताह के अंदर? ध्यान रखिए, बहुत फास्ट प्रजनन करता है शैवाल, और किस विधि से करता है वो जान लीजिए आप। आपको हम बता देते हैं कि ये विखंडन की विधि से करता है। क्या करता है? विखंडन की विधि से। कैसे करता है जान लीजिए इस चीज को। सवाल क्या करता है, तालाब रहे, पानी वाले, नदी नाले जहां भी रहे दोस्त, वहां पे सवाल क्या करता है कि प्रजनन करता है। प्रजनन करने के दौरान 1 से 2 बनता है, 1 से 2 बनता है। फिर 2 क्या करता है कि अलग अलग प्रजनन करता है। फिर 2 से 4 बनता है, 4 से 8 बनता है, 8 से 16 बनता है, 16 से 32, 64। इसी तरह से क्या होता है कि उसका प्रजनन काफी तेज होता है। ठीक है, उसकी प्रजनन काफी तेज होता है। तो ये विखंडन की विधि से होता है। इसलिए क्या करता है कि वो बहुत जल्दी क्या करता है कि नदी नालों को जो है तुरंत जो है पूरा जो है क्या करता है कि ढक देता है अपने से। ठीक है, तो ये विखंडन की प्रक्रिया होती है। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, सवाल में विखंडन की प्रक्रिया होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि सहजन और मेपल के बीज जो है हवा द्वारा जो है लंबी दूरी तय कर लिए जाते हैं। तो क्यों कर लिए जाते हैं? इसमें होता क्या है जो लंबी दूरी हवा के द्वारा तय कर लिया जाता है? पहला देख लीजिए ऑप्शन क्या कर रहा है कि बीज में हो सकता है कि पंख लगे होंगे, मतलब पंख वाले बीज होंगे, उड़ते उड़ते हवा में लंबी दूरी तय कर लेते होंगे। क्या ये होता है? या दूसरा नंबर आपको इसमें कह रहा है कि बड़े और रेशेदार बीज होते हैं, बड़ा और रेशेदार होता होगा जो हवा में तैरते हुए चला जाता होगा। तीसरा नंबर देख लीजिए, तीसरा नंबर आपको क्या कह रहा है कि लंबे और उभरे हुए फल होते हैं, लंबे और उभरे हुए फल होते हैं। और चौथा नंबर में आपको क्या कह रहा है? चौथा नंबर में दोस्त कह रहा है कि कांटेदार बीज होते हैं। क्या होते हैं?
सहजन और मेपल के बीज। ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं, सहजन और मेपल के बीज जो होते हैं दोस्त, उनमें क्या होता है कि पंख वाले बीज होते हैं। जी हाँ, पंख वाले बीज होते हैं। जब हवा चलती है तो हवा के माध्यम से क्या होता है कि उड़ते उड़ते वह काफी दूरी तक के जो है क्या करता है कि दूरी तय कर लेता है, इसलिए जो है दोस्त ये दूरी तय कर पाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको क्या दे दिया है कि आलू के पौधे में क्या होता है, आलू के पौधे में आंख होती है। आंख होती है, उस क्या होती है आंख जो होती है आलू के पौधे में। आप देखे होइएगा आसपास में घर में भी देखे हुई है कि आलू के पौधे में छोटे छोटे आंख बहुत सारे निकल जाते हैं। ठीक है, उसे आंख ही कहते हैं, अंकुरन की तरह होता है आलू में। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, पहला देख लीजिए, पहला नंबर आपको ऑप्शन क्या कह रहा है, किसी भी पौधे के लिए वह जड़ का काम करती है, क्या वह जड़ होती है। दूसरा नंबर इसमें ऑप्शन कह रहा है कि फूल के लिए जो है कली होती है, फूल के लिए कली होती है। या तीसरा नंबर आपको इस पे ऑप्शन में कह रहा है कि कली ब्रायोफिल पत्ती के लिए होती है, कली जो होती है कली ब्रायोफिल पत्ती के लिए होती है, क्या ये होती है। या चौथा नंबर आपको इसमें ऑप्शन में कह रहा है कि परागकोश पुंकेसर के लिए होता है। दोस्त होता क्या है समझिए, तो ध्यान रखिएगा, आलू में जो छोटे छोटे आंख होते हैं दोस्त, उस आप देखे होइएगा आंख वाले जो आलू होते हैं उसी को काट करके खेतों में रोपा जाता है और उसी से क्या होता है कि अंकुरन होता है, मतलब पौधे निकलते हैं उसी आंख के द्वारा। तो वो जो निकलते हैं पौधे उसको ब्रायोफिल पत्ती कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रायोफिल पत्ती। तो कली ब्रायोफिल पत्ती के लिए होता है। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है दोस्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दे दिया है, जस्ट मिनट। हाँ तो दोस्त इसमें क्या दे दिया है आपको कि विभिन्न फूलों के अंडाशय में हो सकते हैं। तो विभिन्न फूलों के अंडाशय में क्या हो सकता है यही इसमें बताना है। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है इसमें कि केवल एक बीजांड हो सकता है। या दूसरा नंबर इसमें क्या कह रहा है, दूसरा नंबर इसमें कह रहा है कि कई बीजांड हो सकते हैं। या तीसरा नंबर आपको कह रहा है कि एक से कई बीजांड होते हैं, एक से कई बीजांड होते हैं। या तीसरा नंबर आपको इसमें ऑप्शन दे दिया है कि केवल 2 बीजांड होते हैं। दोस्त होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा, अलग अलग जो फूल होते हैं तो फूलों के अंडाशय में एक बीजांड हो सकते हैं, लेकिन एक से कई मतलब बीजांड बनते हैं उसमें। तो ध्यान रखिएगा, एक से कई बीजांड बनते हैं, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि एक से कई बीजांड क्या होते हैं कि बनते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको क्या दे दिया है कि पौधे में लैंगिक जनन के लिए, किसके लिए, पौधे में लैंगिक जनन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो इसमें 4 कथन दे दिया है, 4 कथन इसमें से हमको पहचानना है कि चारों में से कौन सा कथन है और उसके बाद ऑप्शन को हमको क्या करना है कि चुन लेना है। ठीक है, तो पहला कथन देख लीजिए क्या कह रहा है। पहला कथन इसमें क्या कह रहा है, पहला कह रहा है आपको कि पौधे के बीजों से प्राप्त होते हैं, पौधे जो होते हैं वो बीज से प्राप्त होते हैं। ये बिल्कुल सही है, पहले बीज बनता है उसी से पौधे बनते हैं, फिर पौधे से क्या होता है कि बीज बनता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट जान लीजिए कि करेक्ट है। दूसरा नंबर कहता है कि 2 पौधे हमेशा क्या होता है कि आवश्यक होते हैं। तो प्रजनन के लिए जरूरी नहीं है कि 2 पौधे ही हमेशा आवश्यक हो प्रजनन के लिए। हवा से भी पौधे का क्या होता है कि प्रजनन होता है। क्या होता है कि पक्षियों के द्वारा भी क्या होता है कि प्रजनन होता है पौधे में। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये गलत स्टेटमेंट है। तीसरा देख लीजिए, तीसरा नंबर आपको क्या कह रहा है कि निषेचन केवल परागकण के बाद ही होता है। ठीक है, परागन के बाद ही होता है। तो ये बिल्कुल सही है कि परागन के बाद ही निषेचन होता है। जब एक पौधे का परागकण दूसरे पौधे के परागकण वर्तिकाग्र में परागकण गिरता है तो वो परागन के द्वारा ही क्या होता है कि आपका निषेचन होता है। वो किसी भी माध्यम से जाए, या तो हवा के माध्यम से जाए, या तो जल के माध्यम पानी के माध्यम से जाए, या पक्षियों के माध्यम से जाए, या कीटों के माध्यम से जाए, किसी भी माध्यम से जाए, जब तक जो है क्या होगा कि निषेचन परागकण उसमें नहीं जाएगा तब तक निषेचन नहीं होगा। तो ये क्या है कि थर्ड नंबर सही है। फोर्थ नंबर देख लीजिए, फोर्थ नंबर आपको क्या कह रहा है, केवल कीट से ही परागकण का एजेंट होता है। ये गलत है, केवल कीट ही नहीं होता है, हवा भी एजेंट होता है परागकण के लिए, आपको बता दिए हैं। पक्षी भी होता है, जल भी होता है। तो जान लीजिए कि आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा ये फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट और जो आपका थर्ड नंबर स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी 2 और 4 जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो फर्स्ट और थर्ड कौन सा है देख लीजिए जरा। फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट। तो इसको ध्यान में रखना है दोस्त। इसी तरह से देख लीजिए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान में रखना है स्टेटमेंट वाले सारे क्वेश्चन।
देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि परागकण से तात्पर्य है, परागकण से क्या मतलब है, परागकण क्या होता है ये आपको बताना है। परागकण, ठीक है, तो परागन देख लीजिए, अच्छा परागन है, परागकण नहीं, परागन है। परागन से क्या तात्पर्य है, मतलब परागन का क्या मतलब होता है। पहला देख लीजिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपको, कह रहा है कि परागकोश से अंडाशय में परागन का स्थानांतरण जो है परागकण का होता है। या दूसरा नंबर ऑप्शन देख लीजिए, दूसरा नंबर दे दिया कि नर युग्मों का परागकोश से वर्तिकाग्र में स्थानांतरण होना परागन होता है। या तीसरा नंबर आपको कहता है इसमें कि परागकोश से वर्तिकाग्र के पराग का स्थानांतरण जो है परागन होता है। या चौथा आपको दे दिया है इसमें क्या कि परागकोश से बीजांड में पराग का स्थानांतरण परागन होता है। दोस्त होता कौन है, तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं, बहुत सिंपल है। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। परागकोश से वर्तिकाग्र में पराग का स्थानांतरण करना ही परागन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चाहे वह हवा के माध्यम से जाए, या आपको बता दिए हैं पौधे चिड़ियों के माध्यम से जाए, या कीटों के माध्यम से जाए, या जल के माध्यम से जाए, वही परागन कहलाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें आपको क्या दे दिया कि जब विद्युत धारा तांबे के तार से होकर के प्रवाहित होती है तो क्या होता है। देख लीजिए ऑप्शन लेकर के चलते हैं। ऑप्शन नंबर पहला आपको दे दिया है, कह रहा है कि अपने पास रखी चुंबकीय सुई को जो है क्या करता है कि विक्षेपित कर देता है। क्या यह सही हो सकता है, यही करता है। या दूसरा नंबर कहता है कि वह क्या करता है कि लाल गर्म हो जाता है जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उसमें, तो क्या यह हो सकता है। या थर्ड नंबर आपको कह रहा है इसमें कि विद्युत झटका देता है, क्या यह होता है। या चौथा नंबर आपको कह रहा है इसमें कि फ्यूज की तरह व्यवहार करता है। दोस्त क्या होगा, जब एक तांबे के तार से हम क्या करेंगे कि विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो ध्यान रखिएगा जब तार से हम क्या करते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, चाहे वह तांबे का तार हो, चाहे एल्युमिनियम का तार हो, चाहे किसी भी तार हो, जब किसी भी तार से हम क्या करते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न होगा तो उसके आसपास जितने भी लौ पदार्थ होंगे वो क्या होंगे कि उसकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाएगा, विक्षेपित होना शुरू हो जाएगा। इसलिए दोस्त ये मेरा फर्स्ट नंबर सही है कि उसके आसपास अगर सुई भी रखी है तो वह क्या होगा कि विक्षेपित होना शुरू हो जाएगी। तो इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि जब कोई स्विच ऑफ स्थिति में होता है, क्या होता है, स्विच ऑफ स्थिति में, स्विच ऑफ की कंडीशन में होता है तो क्या होता है। पहला देख लीजिए, पहला ऑप्शन कह रहा है आपको कि सेल पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होने वाले सर्किट पर क्या होता है कि स्विच पर जो है रुक जाता है, क्या ये हो सकता है। दूसरा नंबर इसमें आपको कहा जा रहा है कि सर्किट क्या हो सकता है कि खुला रहता है। या तीसरा नंबर आपको कह रहा है इसमें, तीसरा नंबर आपको इसमें कह रहा है कि इसमें कोई करंट नहीं होता है। या चौथा इसमें कह रहा है कुछ समय बाद जो है क्या होता है कि करंट प्रवाहित नहीं होती है, यानी कुछ समय, अच्छा कुछ समय करंट जो है प्रवाहित होती है कुछ समय के बाद। दोस्त क्या होगा इसमें, ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं कि जब स्विच ऑफ कंडीशन में होता है तब उस कंडीशन में आपको हम बता देते हैं कि दोस्त होता क्या है। तो ध्यान रखिएगा, सर्किट क्या होता है कि पूरी तरह से ओपन होता है, सर्किट पूरी तरह से ओपन, क्योंकि स्विच ऑफ करते हैं तो वह इस तरह का सर्किट होता है। ये ऑन कर दिए तो ये सर्किट बंद हो जाएगा, जैसे ऑफ करेंगे ये सर्किट ओपन हो जाएगा। तो ये क्या होगा कि पूरी तरह से ओपन होगा सर्किट, ध्यान रखिएगा। तो ये सेकेंड नंबर मेरा तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। उसके बाद होगा क्या, उसके बाद इसमें कोई भी करंट क्या होगा कि प्रवाहित नहीं होगा, आगे नहीं जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी करंट प्रवाहित नहीं होगा। देखते हुए घर में क्या करते हैं, स्विच ऑन ऑफ होता है, तो जैसे ही ऑफ कर देते हैं क्या होता है, करंट आगे प्रवाहित होता है, नहीं ना होता है। तो ये नहीं होता है, सर्किट ओपन हो जाता है, लेकिन क्या होता है इसमें कोई करंट प्रवाहित नहीं होता है। इसलिए स्टेटमेंट जो होगा ये मेरा सेकेंड और थर्ड नंबर मेरा स्टेटमेंट होगा। इसमें देख लीजिए सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट कौन होगा, वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो ये दोस्त ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या है कि बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्त इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है इसी तरह से। अब की बार आपको स्टेटमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन डाले जाएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन दे दिया कि बूझो और पहेली को उनके शिक्षक ने क्या किया कि एक एक दर्पण दे दिया। शिक्षक ने क्या किया कि एक एक दर्पण दे दिया बूझो और पहेली को, ठीक है। उसके बाद उसका प्रतिबिंब बूझो और पहेली जो थी वो अपना क्या हुआ कि चेहरा देख रही है। देखने के बाद क्या होता है कि बूझो ने क्या किया कि उसका चेहरा, बूझो का चेहरा क्या है कि सीधा और समान दिखाई दिया, जबकि पहेली जो है जब अपना प्रतिबिंब देखी तो उसका प्रतिबिंब सीधा और आकार में छोटा दिखाई दिया। तो मास्टर साहब जो थे बूझो और पहेली को किस तरह का दर्पण दिए होंगे। जी हाँ,
काफी इंपॉर्टेंट है, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पकड़ में आ जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। आपको बता देते हैं, ऑप्शन लेकर के चलते हैं। देखिए पहला, चलिए आपको हम पहले बता ही देते हैं। देखिए क्या हुआ कि बूझो और पहेली है, तो बूझो ने अपना चेहरा देखा, देखने के बाद उसका समान आकार आया, ठीक है, क्या आया, समान और सीधा आकार आया, तो वो हो सकता है कि समतल दर्पण होगा, क्योंकि समतल दर्पण में क्या होगा कि आपका समान और क्या होता है कि बिल्कुल सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो वो समतल दर्पण होगा। लेकिन पार्श्विक उल्टा होता है, दाएं का बायां, बाएं का दाएं बन जाता है, पार्श्विक उल्टा होता है। तो ये पार्श्विक उल्टा दिया नहीं है, सीधा समान और सीधा दे दिया है। तो एक तो जान लीजिए कि समतल दर्पण होगा। दूसरा कह रहा है कि सीधा और छोटा प्रतिबिंब बना, तो दोस्त सीधा और छोटा उत्तल दर्पण भी बनता है। तो समतल और उत्तल दर्पण दिया होगा मास्टर साहब ने बूझो और पहेली को, तो समतल और उत्तल देख लीजिए, इसमें कौन सा ऑप्शन है, हाँ ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, समतल और उत्तल दर्पण है। जान लीजिए कि दर्पण तीन तरह का होता है, तीनों दर्पण का आपको हम बता देते हैं कि समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, तीन तरह के दर्पण होते हैं। समतल दर्पण को जब आप सामने लाइएगा तो सीधा और समान सीधा और क्या होगा कि समान प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। जितना दूरी पर आप रहिएगा दर्पण में उतना ही अंदर जो है आपको दूरी पर प्रतिबिंब दिखाई देगा। लेकिन सीधा होगा, पार्श्विक उल्टा होता है। पार्श्विक उल्टा कहने का मतलब दाया का बाया बन जाएगा, बाया का दाया बन जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, पार्श्विक उल्टा पूछा जाता है। दूसरी नंबर बात चलते हैं हम किसमें दोस्त, चलते हैं अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण को जब सामने लगेगा, प्रतिबिंब देखिएगा, अपना चेहरा देखिएगा, तो आपका क्या होगा, चेहरा बड़ा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, बड़ा, सामने जब लगेगा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। सीधा और क्या होगा कि बड़ा दिखाई देगा। उत्तल नहीं, उल्टा दिखाई देता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण में ले जाइएगा तब सीधा प्रतिबिंब दिखाई देगा और क्या होगा कि छोटा प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसलिए क्या किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग जो है गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है, क्योंकि पीछे का जो बड़ा क्षेत्र भाग जो होता है वो छोटा और सीधा पूरा स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए ड्राइवर को क्या होता है कि देखने में आसानी होती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है दोस्त, इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। जी हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब इनमें से किसका बनता है। तो ध्यान रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ एक ही दर्पण का बनता है। किसका बनता है, तो अवतल दर्पण का बनता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि हमेशा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि वह दर्पण के पीछे बनता है, और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के ठीक सामने बनता है। इसलिए दोस्त क्या है कि केवल ये मेरा अवतल दर्पण मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया है कि आपको एक अवतल दर्पण, ठीक है, आपको एक अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और एक अवतल लेंस और उत्तल लेंस क्या होगा कि दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इस तरह से लेंस और दर्पण दोनों दिया गया है। तो किस वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप उपयोग करेंगे, ठीक है। मतलब किसका प्रतिबिंब किसमें जो है बड़ा बनेगा ये बताना है। तो पहले जान लीजिए, आपको हम बता ही दिए हैं कि अवतल दर्पण को देखिएगा तो क्या होगा कि उल्टा और जो है आपको क्या होगा कि बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा, उल्टा और बड़ा। लेकिन इसमें उल्टा नहीं दिया है कि किस तरह का प्रतिबिंब, हमको सीधा कह रहा है कि बड़ा प्रतिबिंब। तो एक अवतल दर्पण में जाइएगा तो बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा, और उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो बड़ा प्रतिबिंब चुनना है तो पहले तो अवतल दर्पण पहले छांट लीजिए कि पहला अवतल दर्पण होगा मेरा, पहला टिक कर लीजिए उसको। दूसरा नंबर जान लीजिए, लेंस में चलते हैं। तो उत्तल लेंस में अगर जाइएगा, अवतल लेंस में जाइएगा, तो अवतल लेंस में क्या होगा दोस्त, अवतल लेंस में आपका प्रतिबिंब देखा जाता है, यहां सामने नहीं, आंखों से देखा जाता है। तो अवतल लेंस में जो होगा क्या होता है, आपका छोटा बनता है, ठीक है। अवतल लेंस में छोटा बनता है, लेकिन उत्तल लेंस से किसी वस्तु को देखिएगा तो वो बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो वो आवर्धित होता है, बड़ा दिखता है, इसलिए क्या होता है उसे मैग्नीफाइंग लेंस के नाम से जाना जाता है। आप जो बड़े बड़े दूरबीन देखिएगा, टेलीस्कोप देखिएगा, उसमें क्या होता है कि उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। या पहले इंस्ट्रूमेंट बॉक्स मिलता था कांच की तरह, उसमें भी छोटा छोटा उसको उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता था। ध्यान रखिएगा। तो क्या किस किस में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, एक अवतल दर्पण में, एक उत्तल लेंस में। तो अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, इसमें ऑप्शन देख लीजिए कि बड़ा प्रतिबिंब कौन कौन सा है। ये सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, कि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस ये दोनों क्या करता है कि बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया कि आकाश में इंद्रधनुष देखे जाते हैं, ठीक है। कब देखे जा सकते हैं, पहला ऑप्शन देख लीजिए। पहला कहता है कि जब सूर्य आपके सामने हो तब आप इंद्रधनुष देख सकते हैं। या दूसरा नंबर कह रहा है कि जब सूर्य आपके पीठ के पीछे होगा तब आप उसे क्या देख सकते हैं, अच्छा आपके पीछे होगा, ठीक है, तब आप इंद्रधनुष देख सकते हैं। या थर्ड नंबर आपको कह रहा है इसमें कि जब सूर्य आपके माथा पर होगा, सर पर होगा, तब आप देख सकते हैं। या तीसरा नंबर आपको कह रहा है कि केवल सूर्योदय के समय ही इंद्रधनुष देख सकते हैं। ध्यान रखिए, कब देख सकते हैं आपको हम बता देते हैं कि इंद्रधनुष जो दोस्त देख सकते हैं ये
सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, जब सूर्य क्या होगा कि आपके पीछे होगा। आप समझ लीजिए कि पीछे होगा तब देख सकते हैं कि आगे होगा तब देख सकते हैं। कहिएगा सर नहीं ये तो आगे रहते हैं तब भी हम देख लेते हैं, तो समझिए इस चीज को, आपको हम बता देते हैं। वैसे आमतौर पर अगर देखा जाए इंद्रधनुष तो कब होती है, बारिश जब होती है उसके बाद क्या होती है, आपको इंद्रधनुष देखने के लिए बनता है। ठीक है, तब क्या होता है कि बारिश होने के तुरंत बाद क्या होता है कि सूर्य निकलता है। ठीक है, सूर्य निकलता है आकाश में, तो वो क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश किरणें वर्षा के बूंद पे क्या होता है कि जाकर के अपवर्तित किरणें करती है, परावर्तित किरणें करती है, उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसमें, तब क्या होता है कि आपको इंद्रधनुष देखने के लिए मिलता है। और ये क्या होता है कि जब आपके पीठ पीछे सूर्य होता है तब होता है। तो यही चीजें है, इसमें ध्यान रखिएगा। थोड़ा उठपटांग सा ऑप्शन लगेगा लेकिन ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये दोस्त है अपना लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है इसमें क्या कि सीधा और बड़ा प्रतिबिंब किसके द्वारा बनाया जाता है। तो आपको हम बता दिए हैं कि जब आप दर्पण दे दिया ना, सारा दर्पण दे दिया, हाँ, तो जब आप किसी भी दर्पण को आप सामने रखिएगा तो किस दर्पण में आपका चेहरा आपको बड़ा सा दिखाई देगा। तो आपको हम बता दिए ये क्या होगा कि आपका जो है सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, किसमें, केवल अवतल दर्पण में, केवल अवतल दर्पण में आपको क्या होगा कि बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक है, चलिए दोस्त ये था अपना 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से था। ठीक है, तो दोस्त काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डेली इसी तरह से लेकर के हम आते हैं आपके लिए काफी मेहनत करके। तो दोस्त इसे क्या कीजिए कि अगर आपको लगता है कि नहीं बेनिफिट है तो दोस्त क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेनिफिट तो है ही, खैर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और जो लोग टेस्ट नहीं दिए दोस्त जाकर के टेस्ट दे लीजिए। आज ही भर तक लिंक एक्टिव है, उसके बाद लिंक को डीएक्टिव कर दिया जाएगा, फिर आप टेस्ट से वंचित हो जाइएगा। इसलिए टेस्ट से वंचित होने से पहले आप जाकर के टेस्ट दे लीजिए। ठीक है, चलिए हम फिर मिलते हैं एक अगले सेट के साथ, एक अगले वीडियो के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।